साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि अभी हमने पिछले लेक्चर में रामाचंद्रन प्लॉट को समझा था, तो एक क्वेश्चन रामाचंद्रन का वहाँ पे लगाना मिस हो गया था, तो मैं एक क्वेश्चन को इसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका डीबीटी जेआरएफ का क्वेश्चन है, जो कि आपका 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया है कि जैसा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द दिस एंगल इन द प्रोटीन बैकबोन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे उन्होंने नाम लिया नहीं है, सिर्फ सिंबल बनाया है। तो यानी कि एक पहलू आपका ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये सिंबल पहचानना आना चाहिए कि जहाँ पे हमने एंगल डिसाइड किया था, जो कि आपका टॉर्जन एंगल था, एक आपका ये फाई था और एक आपका साई था। जो त्रिशूल वाला रहता है वो आपका साई होता है। और हमने आपको रटाया था कि जो आपका साई होता है वो किसके बीच में होता है, सी अल्फा सी के बीच में होता है। और जो आपका फाई एंगल होता है ये आपका किसके बीच में होता है, एन सी अल्फा के बीच में होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेस करना है, तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यानी कि चूंकि यहाँ पे ये त्रिशूल वाला सिंबल बना है, तो यानी कि ये आपका क्या है, साई है। और साई जो होगा वो आपका किसके बीच में होगा, सी अल्फा सी के बीच में होगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 4985 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आशा है कि अब आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा उस लेक्चर को देखने के बाद कि हम रामाचंद्रन प्लॉट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और एटलीस्ट मैं कहता हूँ, ठीक है, अगर आपको बहुत हाई फाई टेक्निक लग रही है, लेकिन इतनी बातों से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल जा रहे हैं, तो एटलीस्ट इतनी तैयारी करके एग्जाम में जरूर जाइएगा। राइट। अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि मोस्टली डीबीटी जेआरएफ 2020 के होने वाले हैं। तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लगे हाथ समझते हुए चलते हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बोल रखा है कि उसको आप पढ़ के जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइसेकेराइड, कौन सा आपका ट्राइसेकेराइड है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं वहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, वो जुड़ते जाते हैं। मोनोसेकेराइड जब मॉलिक्यूल, मतलब मोनोसेकेराइड्स के यूनिट जो होते हैं, जब कंडेंस्ड होते हैं तब ओलाइगोसेकेराइड बनाते हैं। अब ये जो ओलाइगोसेकेराइड हैं ये आपके डाइसेकेराइड भी हो सकते हैं, जैसा कि आपका सुक्रोज इसका एग्जांपल होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है और ट्राइहेलोज होता है, जो कि प्रेजेंट इन द हीमोलिम्फ ऑफ द इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ठीक है। इसमें से आपका सुक्रोज जो है, मैं बार बार आपको हर वीडियो में बताता हूँ, शायद जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं अब तो उनको रट गया होगा। ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा जो होता है ये भी आपका ट्री हेलोज भी जो होता है, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी सुक्रोज या माल्टोज में क्या क्या यूनिट्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क लिख देता हूँ कि उस चार्ट को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इनकी बेसिक यूनिट क्या है, मतलब किससे किससे ये बने हैं, कौन सा लिंकेज होता है, ये भी आपसे एग्जाम में बहुत दफा पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो यानी कि आपका ये हो गया ट्राइसैकेराइड्स जो होते हैं, जिसमें 3 शुगर की यूनिट होती है, जो कि आपका रैफिनोज एग्जांपल आता है। इसमें जो बने होते हैं ये ग्लूकोज के बने होते हैं, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का बना होता है। और टेट्रासैकेराइड जो होता है वो आपका स्टाइकोज होता है। तो यहाँ पे खैर आपसे जो पूछा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ट्री हेलोज एक ऑप्शन में दिया था। तो यहाँ पे इसको ऐसे लाइट साइन करके लिख लीजिएगा कि ये आपका डाइसैकेराइड होता है। ठीक है। मैनोज जो होता है ये भी आपका गैलेक्टोज का एपिमर होता है, तो ये भी आपका डाइसैकेराइड में आ जाएगा। और सेलोबियोज जो होता है ये आपका सेलुलोज का पॉलीमर के तरीके आप कह सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आपका सिस्टोज होगा। और इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल आप याद रखिएगा ट्राइसैकेराइड का, वो आपका क्या हो जाएगा, रेफिनोज हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। तो इस पर्टिकुलर चीज को लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मैंने एक यहाँ पे लाइन लिखी हुई है और थोड़ा-सा केस्टोज़ के बारे में इन्होंने ज़िक्र किया है, तो आप इसको थोड़ा-सा गूगल पे सर्च करके पढ़ भी लीजिएगा। बेसिकली ये आपका फ्रक्टोज़ का पॉलीमर होता है, कह सकते हैं फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड होता है एंड इट्स स्ट्रक्चर 1 फ्रक्टोज़ मॉलिक्यूल कंबाइंड विद सुक्रोज़ के साथ ये मिलता है। मतलब एक फ्रक्टोज़ के मॉलिक्यूल होते हैं और सुक्रोज़ के साथ मिलके ये आपका ट्राइसैकेराइड बनाता है। मतलब कह सकते हैं कि 2 सुक्रोज़ के मॉलिक्यूल इसमें मिलते हैं। बाकी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशंस पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंटरेक्शन आर जनरली ऑब्जर्व एट द कोर ऑफ द स्टेबल प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में, पहली बात तो सारी चीजों में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है कि जो भी चीजें होती हैं वो आपका नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। लेकिन जब आपके प्रोटीन प्रोटीन में जो स्टेबल इंटरेक्शन की जब आप बात करते हैं, तो वो आपका हाइड्रोफोबिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डाइसल्फाइड आपका एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। और हाइड्रोजन तो साल्ट ब्रिजेस नहीं होते हैं, साल्ट ब्रिजेस भी आपका बहुत ही वीक इंटरेक्शन होता है। तो प्रोटीन प्रोटीन आपस में जो जुड़ेंगे वो आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। और इसी के रिगार्डिंग आप जब बायो मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, तो वहां पे आपका एक चैप्टर आता है, चैप्टर नहीं सॉरी टॉपिक आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपैथी प्लॉट्स बोलते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ही इर्द गिर्द होके जाता है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को ट्रेस कर सकते थे। ठीक है। तो ये पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन इन विट्रो। तो यानी कि आपकी कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डीएनए के साथ प्रोटीन का इंटरेक्शन देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे जो आपका डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए, अगर आप सदन की बात करते हैं, जैसा कि हमने आपको एक बताया भी था, बाकी इस बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिले होंगे, जो कि आपका ब्लॉटिंग का क्वेश्चन होता है कि सदन जो होता है आपका स्नोड्रॉप, हम इसको पढ़ते हैं। सदन जो होता है वो डीएनए के लिए किया जाता है, नॉर्थन जो होता है वो आरएनए के लिए होता है, और प्रोटीन के लिए हम वेस्टर्न करते हैं। तो सदन जो होता है ये आपका बेसिकली डीएनए के रिगार्डिंग है, केवल और केवल डीएनए के लिए किया जाता है, तो इसमें प्रोटीन का इंटरेक्शन नहीं कह सकते हम। इसके अलावा पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो होता है पीसीआर में हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, तो ये भी नहीं होता, और जीन के टारगेट में भी हम ऐसा नहीं करते हैं कि वहां पे हम साइमल्टेनियसली देखते हैं। लेकिन आपकी जो एक टेक्निक है, हालांकि इस टेक्निक को भी मैं अपने टूल्स एंड टेक्निक के पार्ट में बहुत ही जल्द आपके साथ इसके बारे में हम साझा करेंगे। डीएनए फुट प्रिंटिंग इसको बोलते हैं, और मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये डीबीटी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछेंगे। ठीक है, तो फिंगर प्रिंटिंग, फुट प्रिंटिंग जरूर पढ़ के जाइएगा। बेसिकली फुट प्रिंटिंग जो होता है ये डीएनए और प्रोटीन के इंट्रैक्शन को बताता है। ठीक है, मतलब जब वो बाइंड होते हैं, तो इसकी जब हम पूरी डिटेल टेक्निक्स को पढ़ेंगे, मतलब तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए, और बाकी रिमेनिंग ऑप्शन से भी आप आसानी के साथ इसको ट्रेस कर सकते थे। इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन जो कि आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं कहूंगा, द एंजाइम यूज इन द ग्लूकोमीटर टू एस्टिमेट ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए हम कौन से एंजाइम का यूज करते हैं। तो ये आपका जो होता है बेसिकली पहला चीज, तो यहाँ पे एंजाइम आपसे पूछा है, जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं सबसे पहले आप ट्रेस करना सीखिए। ठीक है, इंसुलिन तो आपको नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है ये आपका हार्मोन है, और आपसे एंजाइम पूछा जा रहा है। ग्लूकोज से रिलेशन है इंसुलिन का, लेकिन इंसुलिन जो है ये आपका हार्मोन है, तो इसको नहीं लगाना है। बाकी आपके एंजाइम्स दिए गए हैं, हेक्सोकाइनेज जो कि आपका ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम होता है, बट यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर बनता है वो आपका ग्लूकोज ऑक्सीडेज होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर एस्टिल कोएंजाइम है। एस्टिल कोएंजाइम में याद आया, गूगल पे जो मैंने आपको अभी रिसेंट में ही टेक्निक दिया है याद करने के लिए, ग्लाइकोलिसिस जब आप स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, पी से पायरुविक एसिड, ए से मॉलिक्यूल आपका एस्टिल कोएंजाइम बनता है। तो ये क्या है, तो क्या इसके बारे में सही है। तो एस्टिल कोएंजाइम है जो कि आपका प्रोटीन है, नहीं भाई ये प्रोटीन नहीं है। अनदर नेम ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये भी गलत है। इट इज द एसिटाइल ग्रुप अटैच टू ए टाइप ऑफ को एंजाइम है। तो जैसा कि इसके नाम में भी लिखा हुआ है कि को एंजाइम एक मॉलिक्यूल है जो कि आपका विटामिन का पार्ट होता है। ठीक है, उस पे अगर एसिटाइल ग्रुप को जोड़ दिया जाता है तो ये जो मॉलिक्यूल बनता है ये आपका एस्टिल को एंजाइम ए बनता है। और यहाँ पे कह रहा है कि इट इज एन एस्टिल ग्रुप ज्वाइंट विद ए फॉर्म ऑफ कोबाल्ट, तो यहाँ पे कोबाल्ट का भी कोई जिक्र नहीं है, तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको ट्रेस कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आसानी के साथ लग जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्पेसिफिक एनर्जी सोर्स फॉर द रिएक्शन एडीपी से जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है बाय द एंजाइम एटीपी सिंथेटेज जो होता है। एटीपी सिंथेटेज नेक्स्ट टाइम जो कि आप पढ़ते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स 5 होता है वो आपका एटीपी सिंथेटेज होता है। और यहीं पर भी मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, कि समय रहेगा तो मैं उसको जरूर कवर कर दूंगा, अन्यथा आप क्या करेंगे, आप ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ेंगे और उसके बाद इनहिबिटर जरूर याद करके जाइएगा। कि मतलब बहुत सारे आपको इनहिबिटर्स मिल जाएंगे, जैसे आपका रोटीनोन होता है, ठीक है, एमाइटल होता है, ठीक है, बहुत सारे आपके गैसेस होते हैं, साइनाइड्स होते हैं। तो किस स्टेप के इनहिबिटर है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको टिक कर देता हूँ। क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो एटीपी सिंथेटेज जो होता है इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में बात की जा रही है, तो ये क्या करता है। ठीक है, तो कौन इसका एनर्जी का सोर्स होता है जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो जब आप इसको डिटेल में जब आप पढ़ेंगे, तो जो कि आपका जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि यही अंत में जाके क्या बनाता है, पीएमएफ, यानी कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो होता है, उसी की मदद से क्या होता है कि आपका एटीपी का फॉर्मेशन होने में हेल्प करता है। तो यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड वर्सेस आउटसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, बहुत ही बेसिक है। क्लोरोप्लास्ट जब आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ेंगे, तो आसानी के साथ मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका बीटी से पूछा गया है, टू मेंटेन द सॉइल की फर्टिलिटी द मोस्ट सुटेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, अगर आप रिपीटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर करते हैं, तो एक तरीके से आपको पता है ना, किसी भी चीज का अगर आप रिपीटेड यूज करते हैं तो उसके खिलाफ क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, जो आपका मॉस्किटोज वगैरह में होता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये भी प्रैक्टिस सही नहीं होती है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप को करते रहेंगे तो जो आपके हार्मफुल चीजें होती हैं वो उसके
पर मतलब क्या कहते हैं ना कि आपको समझ जाती हैं वो उसके मैकेनिज्म को। बर्निंग नहीं करना होता है तो यहाँ पे हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। रोटेशन का मतलब ये होता है कि आज इस मतलब ये पर्टिकुलर आपकी फील्ड है, एक बार आप कोई और क्रॉप उगा लीजिए, दूसरी बार कोई और उगा लीजिए, या 2 क्रॉप को एक साथ उगा लीजिए, जिससे क्या होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है, वो थोड़े कन्फ्यूज़ ना हैं। क्योंकि अगर एक ही चीज़ को अगर आप बार-बार करते रहेंगे तो वो क्या होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो बढ़िया प्रैक्टिस किया जाता है वो आपका क्रॉप रोटेशन होता है। बाकी इसको डिटेल में पढ़ के जाइएगा। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, वो भी आपको बहुत ही जल्द एग्जाम से पहले अवेलेबल करा दिया जाएगा। वहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको एक नाम मिलता है। पहली बात तो वेक्टर आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में हम वेक्टर किसको बोलते हैं। तो ये आपके बहुत टाइप के आपके वेक्टर्स होते हैं, उसको पढ़िएगा। उसी में आपका एक शटल वेक्टर किसको बोलते हैं। शटल का मतलब होता है कि जो रेप्लिकेट कर सके मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, मतलब 2 ऑर्गेनिज्म में भी जो रेप्लिकेट करने की प्रोबेबिलिटी रखता है, पॉसिबिलिटी रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सटल वेक्टर। हालाँकि सटल का मतलब यही होता है कि 2 चीज़ों को जो जोड़ दे, समझ रहे हैं? तो यानी कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो 2 ऑर्गेनिज्म में भी मतलब रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सटल वेक्टर बोलते हैं। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आज से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया घुमा के पूछा है कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम सैम है, वाज इन्वेस्टिगेटिंग इम्पैक्ट ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज नॉकआउट ऑन ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, यानी कि वो ग्लाइकोलिसिस पाथवे की स्टडी कर रहा है और एलडीएच एंजाइम को क्या कर दिया है, नॉकआउट कर दिया है। तो व्हाट विल बी द नेट एनएडीएच प्रोडक्शन दैट ही वुड एक्सपेक्ट टू कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से पायरुवेट इन द केस। तो यानी कि सबसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे डिराइव किया है, बस घुमाया है आपको। यानी कि अगर ये पहली लाइन भी अगर आप इसको हटा देते तो भी इस क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, कि सिंपल सा पूछ रहे हैं कि जब आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है तो कितने एनएडीएच आपके फॉर्मेशन होते हैं जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ठीक है, क्योंकि लैक्टिक एसिड की स्टोरी तो अलग आती है ना, कि जब पायरुवेट से आप लैक्टिक एसिड बनाते हैं, दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसके बारे में भी हमने क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किया था। तो जब आपने नॉकआउट कर दिया है तो यानी कि वो प्रोसेस तो आपका होगा ही नहीं, तो आपको केवल और केवल इसी प्रोसेस में देखना है कि क्या हो रहा है। वैसे भी आपको ग्लूकोज से पायरुवेट के बारे में ही पूछ रहा है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा 2 एनएडीएच होगा। बाकी आप यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लगा दिया है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। ग्लूकोज से स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस, 10 स्टेप होते हैं, इसको याद रखिएगा। पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी अल्टीमेटली आपका 6 कार्बन का इल्ड आ जाएगा, 2 तिहाई 6। इसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं। एरोबिक कंडीशन जब होती है तो आपका एस्टिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पायरुवेट, यहाँ से ये 3 कार्बन से ये 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा और CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ये आपका कहाँ होगा, एनिमल्स, प्लांट एंड मेनी माइक्रोबियल सेल अंडर एरोबिक कंडीशन में। नॉन एरोबिक कंडीशन यानी कि एनएरोबिक, जहां पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी में एथेनॉल एंड CO2 का फॉर्मेशन होगा, जिस जो आपका ईस्ट करता है, फर्मेंटेशन टू इथेनॉल इन द ईस्ट होगा। इसके अलावा जो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपका लैक्टेट, 2 लैक्टेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये आपका जब आप जो आपको पेन वगैरह क्रिएट होता है, जब आप दौड़ते हैं तो उसके बाद आपको थकान लगती है, तो उसकी स्टोरी यही आती है। तो फर्मेंटेशन in the lactate in rigorously contracting muscles in erythrocyte in some other cells and some microorganism। बस एक चीज मैं यहाँ पे और आपको ऐड करूंगा कि इस दोनों ही, मैं दूसरे कलम से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको देख लीजिएगा। जब आप ये पूरी रिएक्शन हो रही है तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको CO2 रिलीज हुआ, निकलता हुआ मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, यहाँ पे CO2 मिल रहा है, लेकिन लैक्टेट के कंडीशन में आपको CO2 इवॉल्व नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है कि किस प्रोसेस में आपको CO2 इवॉल्व होते हुए नहीं मिलेगी या रिलीज होते हुए नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा, वो आपको लैक्टेट की प्रोसेस में आपको CO2 नहीं देखने को मिल रहा है। तो एक स्टेप हमने इस चीज को समझ लिया। दूसरा क्या है, नेट इल्ड बाई ग्लाइकोलिसिस। तो जो आपका ग्लाइकोलिसिस का पूरा पाथवे होता है, तो इसमें आपको पता है कि ग्लूकोज से 2 एटीपी आपकी इनिशियली खर्च होती है प्रोसेस को एक्टिवेट करने में, और फाइनली आपका 2 पायरुवेट का मॉलिक्यूल बनता है। 4 एटीपी अंततः आपको निकलती है, लेकिन चूंकि आपने 2 एटीपी यहाँ पे कंज्यूम की थी, इसी वजह से आपका जो नेट गेन होता है, ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनता है तो आपको 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एनएडीएच की जो आप बात करेंगे तो आपको 2 एनएडीएच, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो चूंकि आप उस पर्टिकुलर लैक्टेट वाली स्टोरी में इसको जाना ही नहीं था, क्योंकि वो एंजाइम म्यूटेंट था, तो यहीं तक का आपको पूछ रहा था। तो यहाँ तक का जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा 2 एनएडीएच और 2 एटीपी। तो आगे से ये स्टोरी आपको याद रहेगी, आशा है, और बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एक और भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हालांकि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसका नाम शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा।
होगा, बट बाकी चीज़ों को भी मैंने अपने चैनल पे कवर कर दिया है, तो अगर आप ट्रेस करना चाहेंगे, तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। पूछ रहा है कि फॉलोइंग सेलुलर प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ डबल मेम्ब्रेन वेसिकल दैट इनगल्फ एंड डिग्रेड द सेलुलर ऑर्गेनेल एंड मैक्रोमोलेक्यूल। मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो भी आपके मैक्रोमोलेक्यूल या सेल ऑर्गेनेल को जब खत्म करना होता है, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सेल्स होती हैं, हमने जैसा कि आपको एपोप्टोसिस का चैप्टर पढ़ाया, नेक्रोसिस पढ़ाया, वहां पे हमने बहुत अच्छे से समझाया था। तो चूंकि वहां पे कभी भी इस तरीके की स्थिति नहीं आ रही थी कि इस तरीके से उनको वेसिकल्स के फॉर्मेशन करके उनको खत्म किया जा रहा था, ठीक है? और मैक्रोपिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एक टर्म होता है, जैसा कि आपने उसमें इम्यूनोलॉजी में आपने पढ़ा होगा फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग प्रोसेस बोलते हैं, कि मतलब सेल्स को खा जाना। और पीनो का मतलब पीना, तो यानी कि सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस जब कहते हैं, मतलब सेल्स को ड्रिंक कर लेना, ये अलग स्टोरी है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो पीनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग कह सकते हैं, और फैगोसाइटोसिस में सेल्स को इनगल्फ कर लेना। तो चूंकि यहाँ पे सेल्स को क्या किया जा रहा है? इनगल्फ किया जा रहा है, तो यहाँ से भी आप ट्रेस कर सकते हैं इनगल्फ वर्ड से। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसको हम ऑटोफेजी बोलते हैं, ठीक है? इसमें ऑटोफैगोसोम का फॉर्मेशन होता है, और बहुत बढ़िया स्टोरी है, ठीक है? रिसर्च में भी आजकल काफी इस पे काम होते हैं, तो इसको समय मिलेगा तो मैं इसको जरूर कवर करूंगा। बाकी थोड़ा-सा इसको देख लीजिएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा, वो आपका ऑटोफेजी बनेगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद डीएनए ग्लाइकोलेज के बारे में भी हमने रिपेयर पाथवेज के बारे में चर्चा किया हुआ है। बेस एक्सिशन रिपेयर पाथवे के में ये अपना रोल प्ले करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब आपके बेस में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बेस को आपको हटाना होगा। तो बेस को हटाने के लिए, चूंकि वो मतलब वो शुगर बेस का इंटरेक्शन होता है, तो उसको आप कैसे निकालोगे? ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आपको चाहिए होगा। तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम जो होता है, वो बेस एक्सिशन रिपेयर पाथवे में इन्वॉल्व होता है, ठीक है? इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही बढ़िया पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल? तो इसका एग्जांपल अब आप देख लीजिए। तो बायोडीजल या बायोफ्यूल्स हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। दीज प्रोडक्शन कैन आल्सो बी इम्प्रूव्ड यूजिंग बायोटेक के माध्यम से हम बायोफ्यूल्स वगैरह को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। इसमें हम क्या करते हैं? दे आर प्रोड्यूस थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस रादर देन अ फ्यूल प्रोडक्शन बाय जियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। यानी कि नॉर्मल क्या होता है? आप कोल या पेट्रोलियम पदार्थ से उनका प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से अगर हम बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोफ्यूल्स बोलते हैं। बायोफ्यूल्स कैन बी डेराइव डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। इसके बाद ये पूरी स्टोरी यहाँ पे दी गई है। बायोमास देन कैन बी कन्वर्टेड टू कन्वीनियंट एनर्जी कंटेनिंग सब्सटेंस बाय डिफरेंट वे, सच एज थर्मल कन्वर्जन हो सकता है, केमिकल कन्वर्जन या बायोकेमिकल कन्वर्जन। दिस बायोमास कन्वर्जन कैन रिजल्ट इन फ्यूल विच आर इन सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मेजर टाइप्स आर बायोइथेनॉल। ये याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आपका मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल है, तो आपका बायोइथेनॉल है। और बायोलॉजिकली जनरेटेड एल्कोहल प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर से बनता है, एंड स्टार्च के फर्मेंटेशन से बनता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोब्यूटेनॉल भी आपका एक होता है, इसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। इज ऑफन ए डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर गैसोलीन। यानी कि जो आपका गैसोलीन, जो आप देखते नहीं, गैसोलीन का नाम आपने सुना होगा, तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे हम ब्यूटेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। मेथ एथ प्रोप, मतलब कुल मिला के वो कार्बन की संख्या को ही बदला जा रहा है, जिससे इथेनॉल या ब्यूटेनॉल इस तरीके की चीजें बन रही है। बायोडीजल इज द मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल इन द यूरोप में यूज किया जाता है, प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट यूजिंग ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यही चीज आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था कि बायोफ्यूल्स जब आप बना रहे हैं, या बायोडीजल आप बना रहे हैं, ठीक है? वही लाइन तो यहाँ पे लिखी गई है। बायोडीजल, बायोडीजल नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेगा कहाँ पे कॉमन होता है? यूरोप में होता है। कैसे आप बनाते हैं? ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन से बनाते हैं। फीड स्टॉक्स ऑफ बायोडीजल इंक्लूड एनिमल फैट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीजें होती हैं। अदर एग्जांपल्स आर बायोईथर एंड बायोगैस। तो देखिए से बहुत सारी चीजें बनाई गई है। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्शंस जो आपकी होती है, वो आपकी कौन सी होती है? ट्रांसएस्टरिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट टाइम में भी अगर आपसे पूछता है, तो बायोडीजल वाली स्टोरी आपकी यूएसए से लिंक है। इसके अलावा बायोइथेनॉल आपका मोस्ट कॉमन है, ठीक है? मेजर टाइप्स जो आपकी इस्तेमाल होती है, बायोइथेनॉल जनरेटेड होती हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड स्टार्च से बनता है, नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। बायोब्यूटेनॉल भी एक आपका गैसोलीन का अल्टरनेटिव है। इसके अलावा फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल प्लांट टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल फ्रॉम सेलुलोज
containing organic matter have begun operating in the United States, in part of Asia and Africa where dry land prevails, sweet sorghum is being investing as a potential source of the food। तो खैर ये सारी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि सेवरल ग्रुप इन वेरियस सेक्टर आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन जेट्रोपा कैरकस। ठीक है, ये एक प्लांट की स्पीसीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच प्रोड्यूसेस सीड्स कंसीडर टू बी ए वायबल सोर्स ऑफ बायोफ्यूल। तो यानी कि नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा गया कि बायोफ्यूल का सोर्स कौन सा प्लांट है, तो जेट्रोपा कैरकस का नाम याद रखिएगा। ठीक है, करंट रिसर्च फोकस ऑन इंप्रूविंग द ओवरऑल ऑयल यील्ड ऑफ जेट्रोपा थ्रू बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। यानी कि आज के टाइम पर जो आपके साइंटिस्ट है वो इस बात पे देख रहे हैं कि कैसे हम प्लांट से, जो हम प्लांट की जो आपकी स्पीसीज है जेट्रोपा स्पीसीज है, उससे हम कैसे बढ़िया यील्ड, हाई यील्ड ला सकते हैं। समझ रहे हैं? बाकी ये जो आपका ऑप्टेन किया, जो कि आप प्लांट से ऑप्टेन करने जा रहे हैं, तो प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज की सेल वॉल होती है, तो उसी को ही यूज करोगे, तो यानी कि सेलुलोज कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे लगा हुआ है, इसको प्रॉपर जो है वो आप रीड आउट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया जो कि आपका डीबीटी जेआरएफ 2019 का क्वेश्चन है। इसको भी देख लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन विच द ल्यूसीफरेज जीन इज टर्म एज ए लक्स जीन बोलते हैं। तो इसको भी देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लगा है। मैनी इकोटॉक्सिकोलॉजिकल बायोमार्कर्स आर बीइंग यूज्ड टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स का आपका एक चैप्टर पढ़ा है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया गया था कि जीनोबायोटिक्स की क्या विधियां हैं, क्या होती हैं ये, which are present in the environment as well as within the organism. Biomarker are defined as any natural occurring molecule which may indicate specific biological process in response to any environmental या chemical stimuli। मतलब कुल मिला के क्या ऐसा कोई भी ऐसी रिएक्शन हो इन्वायरमेंटल में किसी तरीके से जिससे हम पर्टिकुलर उसके बायोमार्कर से हम उसको पहचान लें। ठीक है, तो मैनी को टॉक्सोलॉजिकल बायोमार्कर आर डेवलप्ड विच में प्रूव हेल्पफुल इन इंडिकेटिंग सुटेबल चेंजेस इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट विच में अदरवाइज बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। फॉर एग्जांपल, इसके लिए जो आपके लिए रिपोर्टेड जीन जो आपका यूज किया जाता है, जो कि वही चीज यहाँ पे पूछा गया था, लक्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन ऑफ लाइट। लक्स का मतलब यहाँ पे जो आता है ये लाइट, मतलब जब भी कुछ ऐसी चीजें होंगी बायो मतलब जीनोबायोटिक्स कंपोनेंट या कुछ भी ऐसा एक्स वाई जेड जो भी होगा, वहां पे ये लाइट का इमल्सन करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, जो कि कहाँ से होता है, एक्सप्रेस्ड इन द ई कोलाई एक्ट्स एज ए बायोसेंसर फॉर डिटेक्टिंग द मर्करी कंटामिनेशन। तो ये याद रखिएगा, ये इसी लाइन में, 4 लाइन में ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डराइव किया जा सकता है। कि सबसे पहली बात होती है कि जो आपके इकोटॉक्सिकोलॉजिकल बायोमार्कर्स यूज किए जाते हैं जीनोबायोटिक्स को समझने के लिए, उसमें क्या होता है, आपका लक्स यूज किया जाता है जो कि लाइट की प्रोडक्शन करता है, एमिशन ऑफ द लाइट करता है, एक्सप्रेस कराते हैं हम इकोलाई में जो कि बायोसेंसर का काम करता है। अगर मर्करी का कंटामिनेशन हो रहा है तो ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसकी डिटेल मैकेनिज्म जब आप बायोटेक्नोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब कुल मिला के नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा कि लक्स जीन हमने कहाँ पे, जो ये ई कोलाई जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, तो मरकरी के कंटामिनेशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। इसके अलावा जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, एल्गी होगा नहीं, इंसेक्ट्स होगा नहीं, और अल्टीमेटली ई कोलाई क्या है आपका, अब सीधा नाम तो नहीं दे देगा, तो ई कोलाई जो होता है वो आपका बैक्टीरिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आपका बैक्टीरिया बनेगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। दोनों ही पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए जेट्रोपा याद रखिएगा और ये मरकरी कंटामिनेशन याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। इसके बाद एलिस्पॉट का लेक्चर अवेलेबल करा दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा। हाईली सेंसिटिव बिकॉज इट कैन मीजर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइटोकाइन सिक्रीटिंग सेल एट सिंगल सेल लेवल। यहाँ पे भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी थी जो कि अभी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बाकी कुछ और भी क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो चीजें आज हमने यहाँ पे सीखा है उसको एक बार वापस से हम रिकॉल कर लेते हैं। और वो चीजें क्या हैं, तो सबसे पहले हमने फाई और साई वाला सीख लिया है, एनसी अल्फा वाली स्टोरी हमने सीख ली। एक क्वेश्चन बाकी रह गया था, ट्राइसैकेराइड हमने देख लिया, रेफिनोज याद रखेंगे। इसके अलावा इसका जो आंसर आपका केस्टोज बनेगा। इसके अलावा हाइड्रोपैथी प्लॉट्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लिया, फुट प्रिंटिंग हमने देख लिया। ठीक है, और ये गूगल पे वाली स्टोरी हमको याद ही हो गई है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स से ये वाला क्वेश्चन लगना था। ठीक है, सॉइल क्रॉप रोटेशन समझ लिया, सटल वेक्टर समझ लिया, और ये ग्लूकोज वाले में एक मतलब कहानी बना के पूछा जिसका कोई लेना देना नहीं था। बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन आपका 2 एनएडीएच आपका आसानी के साथ आ जाएगा। इस पूरे पाथवे को हमने समझा। और एक चीज जो सर ने क्या बताई है कि तीनों ही प्रोसेस में आपका CO2 जो है वो रिलीज होते हुए हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है। वो कौन सी प्रोसेस है, लैक्टिक
एसिड फर्मेंटेशन में। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपका क्वेश्चन तैयार हो सकता है। बाकी ऑटोफेजी भी आज हमने समझ लिया है, इसके अलावा ग्लाइकोसाइलेज समझा, कौन सी रिएक्शन बायोडीजल में होती है, ट्रांसएस्टरिफिकेशन होती है, जो आपका कॉमन प्लांट है वो कौन सा है, जेट्रोपा का यूज किया जाता है, बायोईथर, बायोडीजल, ये सारी चीजें बनाई जाती है ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन से, बायोइथेनॉल वगैरह यूज किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ हमने लक्स जीन वाली स्टोरी समझ ली, मरकरी के कंटामिनेशन को देखता है। ठीक है, बैक्टीरिया से हम आइसोलेट करते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर ई कोलाई भी दे दिया तो भी हम क्या करेंगे, इसका आंसर कर लेंगे। तो यहाँ तक ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई। बाकी एलिस्पॉट सर ने पढ़ा दिया है, बाकी रिमेनिंग जो टॉपिक होगा वो उसको नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और काफी अच्छे से आपने अपनी तैयारी स्टार्ट भी कर दिया होगा। ठीक है, और अगर किसी भी तरीके की कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप उसको बताइएगा। बाकी यहाँ पे जुड़े रहिए, सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक-एक करके आपके खत्म कर दिए जाएँगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।